राज्यों को कॉलोनाइज करने की दौड़ में लग गए। इसी बीच डच एम्पायर, जो खुद भी एक मेजर कॉलोनाइजर था, उन्हें यह रियलाइज हुआ कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए लैंड मासेस के अलावा इस पृथ्वी पर अमेरिका जैसे अननोन और अलग थलग पड़े और भी लैंड मासेस हो सकते हैं। बट खोज आखिर कहां से करें? इसी बीच उन्हें ख्याल आया कि ये जितने भी मेजर लैंड मासेस हैं, इंक्लूडिंग द न्यूली डिस्कवर्ड अमेरिका, ये सारे मोस्टली पृथ्वी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के आसपास ही क्यों हैं? पृथ्वी को बैलेंस रखने के लिए हो ना हो सदर्न हेमिस्फीयर के पास भी एक मेजर लैंडमास होना चाहिए। इसी धारणा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उन मिसिंग हाइपोथेटिकल लैंडमासेस को नाम दिया टेरा ऑस्ट्रेलिस, जिसका लैटिन में सिंपल मतलब था द लैंड ऑफ द साउथ। बट एक सेकेंड, पृथ्वी पर मौजूद 4 ओशंस में से 3 बड़े ओशंस यानी पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आखिर मेजरली साउथ में ही पड़ते थे। तो सवाल था कि टेरा ऑस्ट्रेलिस की खोज आखिर शुरू कहां से करें? फाइनली डिसीजन बना कि जो लैंड मासेस उन्हें ऑलरेडी पता है, यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका, उनके सदर्न टिप्स से शुरू किया जाए। सो इसी के साथ सबसे पहले 1606 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मिशन लॉन्च किया और अपने 2 मेजर टॉप नॉच एक्सप्लोरर्स और नेविगेटर्स विलियम जैनसून और एबेल टैस्मैन को एशिया के सदर्न टिप इंडोनेशिया के साउथ की ओर भेजा। सबसे पहले 1606 में जैनसून अपनी एक छोटी टीम के साथ एक प्रिलिमिनरी रिसर्च करने गए और उसके तहत उन्हें वहां पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट दिखा। और फिर उसके कुछ ही सालों बाद टैस्मैन को भेजा गया ताकि वो उस नए लैंडमास का चक्कर काटते हुए उसके कोस्टलाइन की मैपिंग कर सके। और जब ये मैपिंग कंप्लीट हुई तो इसी लैंडमास का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया गया। बट देन ये सिर्फ आधी कहानी थी। इसकी पूरी कहानी ये है कि इसी मैपिंग के दौरान उन्हें आज का 8th कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया भी मिल गया था। पर इससे पहले कि वो उसे मैप कर पाते, अपनी जान बचाने के चक्कर में उन्हें हड़बड़ाहट में तुरंत वापस लौटना पड़ गया। एक्चुअली टैस्मैन जब इंडोनेशिया के जकार्ता से मॉरिशस और फिर मॉरिशस से टैस्मेनिया की ओर बढ़ रहे थे, तो वहीं से थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें वहां एक अननोन लैंडमास दिखा। ये लैंडमास था आज का न्यूजीलैंड, जो उन्हें टेरा ऑस्ट्रेलिस के अलावा एक बड़े कॉन्टिनेंट ज़ीलैंडिया तक पहुंचा सकता था। बिकॉज ये न्यूजीलैंड बेसिकली उसी कॉन्टिनेंट का एक पीक था, जस्ट लाइक द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। लेकिन फिर जैसे ही टैस्मैन और उनका क्रू वहां उस लैंडमास के पास पहुंचे, तो अचानक से वहां की लोकल माओरी ट्राइब गति तुमाटकाकोरी के लोगों ने उनके शिप पर हमला बोल दिया और इस हमले में टैस्मैन के 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। सो अपनी और अपने बचे हुए क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए टैस्मैन ने बिना वहां पर कदम रखे तुरंत लौटने का फैसला कर लिया। और फिर जब टैस्मैन वापस लौटे, उनकी यहां पर माओरी कम्युनिटी के साथ हुए वायलेंट एनकाउंटर की कहानी पूरे यूरोप में फैल गई। और इसी वजह से अगले करीब 100 सालों तक किसी ने भी यहां आने की हिम्मत नहीं की, अंटिल 1769, जब यूरोप के एक दूसरे मेजर कॉलोनाइजर ब्रिटिश एम्पायर ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न इलाके को हथियाने के चक्कर में पास ही स्थित न्यूजीलैंड को भी अपनी कॉलोनी बना ली। सो साल 1769 में एक्चुअली ब्रिटिश एम्पायर ने ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट को कॉलोनाइज करने के लिए अपने रॉयल नेवी के एक एक्सपीरियंस एक्सप्लोरर जेम्स कुक को वहां की मैपिंग करने के लिए भेजा। इसी दौरान जेम्स कुक ने लगे हाथों बगल में मौजूद न्यूजीलैंड को भी मैप कर लिया। एंड आफ्टर इयर्स ऑफ वायलेंट क्लैशेस विद द लोकल ट्राइब्स, फाइनली ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न हिस्सा और न्यूजीलैंड, ये दोनों ब्रिटिश कॉलोनीज बन गए। नाउ व्हाट्स वियर्ड इज दैट अगले ऑलमोस्ट 100 सालों तक न्यूजीलैंड पर राज करने के बावजूद भी ब्रिटिश कभी भी नहीं जान पाए कि उनके कदमों के नीचे एक्चुअली एक पूरा कॉन्टिनेंट छुपा हुआ था। और फिर साल 1840 में जब न्यूजीलैंड ब्रिटिश लोगों से आजाद हुआ और उसकी न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने एक स्कॉटिश नेचुरलिस्ट जेम्स हेक्टर को अपने देश का एक डिटेल मैप बनाने के लिए बुलाया, तब जाकर उन्हें यह पता चला कि न्यूजीलैंड जितना दिखता है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। इतना बड़ा कि वो अपने आप में ही एक अलग कॉन्टिनेंट बन सकता है। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ रॉक्स के कॉम्पोजिशन और बड़े साइज के बेसिस पर हमें ज़ीलैंडिया को एक कॉन्टिनेंट कैसे घोषित कर सकते हैं? आफ्टर ऑल हमारे सह्याद्री माउंटेन्स भी कॉन्टिनेंटल ग्रेनाइट रॉक्स के बजाय ओशन बेड की तरह बेसॉल्ट रॉक्स के बने हुए हैं। तो फिर इस लॉजिक से हमें अपने सह्याद्री माउंटेन्स को भी ओशियानिक फ्लोर डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं है, किसी भी लैंडमास को कॉन्टिनेंट में क्लासिफाई करने के लिए कई फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, आउट ऑफ विच एटलीस्ट ये 4 फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। पहला, एज वी डिस्कस प्रीवियसली, उसका कॉम्पोजिशन। दूसरा, सी बेड के कंपैरिजन में उसका एलिवेशन या सिंपली उसकी ऊंचाई कितनी है, वो हमेशा सी बेड के एवरेज डेप्थ से ऊपर होना ही चाहिए। तीसरा, उसका शेयर साइज और एरिया।
एंड लास्टली उसका खुद का एक अलग टेक्टोनिक प्लेट होना चाहिए। अब जीलैंडिया के केस में फर्स्ट फैक्टर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि वो मौजूद है। एलिवेशन के मामले में वो साउथ पैसिफिक ओशन के एवरेज डेप्थ से करीब 1100 मीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट हमारे सह्याद्री माउंटेन्स जितनी ऊंचाई पर है। देन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड एरिया वो अप्रोक्सीमेटली करीब 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, जो उसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जितना ही बड़ा बनाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी अपनी एक अलग टेक्टोनिक प्लेट भी है कॉल्ड जीलैंडिया प्लेट, ऑल्सो नोन एज तेरियू अमाउई प्लेट, जो उसके सराउंडिंग पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिल्कुल अलग है। याद है मैंने कहा था कि जीलैंडिया लैंड मास मैग्मा के फिसलने से नीचे धस रहा है। वेल, वो लैंड मास असल में यही जीलैंडिया टेक्टोनिक प्लेट है, यानी कि ऑल इन ऑल हर लिहाज से जीलैंडिया एक कॉन्टिनेंट ही है और न्यूजीलैंड बस उस कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पीक। नाउ आई नो इस साइंटिफिक डेफिनेशन के बावजूद कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट करना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, राइट? कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्योंकि पानी में डूबा जीलैंडिया कॉन्टिनेंट कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारी जो कॉमन धारणा है वो यही है कि कॉन्टिनेंट का मतलब पानी के ऊपर दिखने वाला बड़ा सा लैंड मास। बट फ्रेंड्स, साइंस में एज यू ऑलरेडी नो कई बार डेफिनेशंस काफी ब्लर होते हैं। हम किसी भी चीज को एकदम प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते। लाइक हम ह्यूमंस को ही ले लो। हमारे केस में हम अपने फिजिकल फीचर्स को तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट हम किसी ह्यूमन बीइंग को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी दो इंडिविजुअल्स के कुछ एस्पेक्ट्स लाइक उनका बिहेवियर, इमोशनल स्टेट, पर्सपेक्टिव्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। सो नो मैटर आप किसी इंसान पर कितने ही डेफिनेशंस क्यों न लगा लो, आप फिर भी उसे कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही कुछ हाल यहां पर जीलैंडिया को कॉन्टिनेंट कहते समय भी हो रहा है, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट्स को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके डिफाइन नहीं कर सकते। हमने जब एलिवेशन की बात की तो उसमें प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है कि ओशन बेड से कितनी ऊंचाई पर होने पर किसी लैंडमास को कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्या अगर जीलैंडिया ओशन बेड से सिर्फ 1 सेंटीमीटर ऊपर होता तब भी उसे कॉन्टिनेंट डिक्लेयर किया जा सकता, जस्ट बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स? वेल, आई पर्सनली थिंक कि ऐसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशंस को अवॉइड करने के लिए हमें एक ही टर्म के अंदर मल्टीपल डेफिनेशंस घुसाने के बजाय मे बी इस तरह के एनोमलीज के लिए एक अलग ही टर्म डिराइव करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे प्लूटो के साथ किया गया। प्लूटो ओरिजिनली एक प्लैनेट था, पर फिर पता चला कि वो कंप्लीटली प्लैनेट जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो उसे एक एस्ट्रॉइड बना दिया गया। बट देन जब देखा गया कि वो एस्ट्रॉइड जैसा भी बिहेव नहीं करता, तो फाइनली उसके लिए एक नई कैटेगरी बना दी गई कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स, ताकि ऐसे अगर और भी ऑब्जेक्ट्स मिले जो ना प्रॉपर तरीके से प्लैनेट्स और ना ही प्रॉपर एस्ट्रॉइड्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उन्हें इस कैटेगरी में डाल दिया जा सके। इसी तरीके से हमने जीलैंडिया के लिए भी एक नए वर्ड को कॉइन कर दिया, और एग्जैक्टली ऐसे ही और भी जो नए कॉन्टिनेंट्स जो भी मैप किए जा रहे लाइक मॉरिशिया, बेरेंजिया, डॉगरलैंड, इन्हें भी हम इस वर्ड के अंडर कैटेगराइज कर सकते हैं, इवन दो फिलहाल के लिए वो बस कुछ सबमर्ज्ड इनविजिबल कॉन्टिनेंट्स हैं। बट यू नो फ्रेंड्स, एक और एक इंटरेस्टिंग चीज है जो इन सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट्स के साथ नीचे समुद्र में भी हो रही है। इस जीलैंडिया से करीब कुछ 6900 किलोमीटर दूर एक इनविजिबल बैरियर है, और इसी इनविजिबल बैरियर की वजह से एक दूसरे से सिर्फ 35 किलोमीटर के रेंज में कंप्लीटली अलग दिखने वाले जानवरों की डाइवर्सिटी। वेल, ये आखिर कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एवोल्यूशन के सारे लॉज को डिफाई कर देता है। वेल, इस मिस्ट्री के